इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ 10+2 और एमटीएस के लिए अपने पीआईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉल्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के नियम से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई है। तो देखो आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16 है वो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की प्रावधान की बात करता है। सीधा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 16 के तहत है। अब आर्टिकल 16 का भी जब क्लोज की बात करें तो आर्टिकल 16 का क्लोज 4 है, वो किस में बात करता है, SC ST के रिजर्वेशन की बात करता है। SC ST OBC के गवर्नमेंट रिजर्वेशन की क्या करता है, बातें करता है। अब इसके बाद अपन बात करें तो एक 77 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था अपना, वो किया गया था 1995 में, और इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4)A ऐड किया गया था, और इसके तहत SC ST को पदोन्नति में प्रमोशन में क्या दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 16(4)A होगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो विकलांग होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल्ड के जो रिजर्वेशन की बात की जाए, डिसेबल्ड के जो रिजर्वेशन की बात की जाए वो भी किस आर्टिकल का आधार है, तो आर्टिकल 16(4)A का क्या है, आधार है। मतलब विकलांग को, डिसेबल्ड को जो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाता है प्रमोशन में, वो भी किसका आधार है, तो आर्टिकल 16 ब्रैकेट में 4 के ब्रैकेट में A है। एक देखो भारत में रिजर्वेशन की बात की जाए तो SC कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो भारत में 15% है। ST कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो भारत में 7.5% है। OBC का जो रिजर्वेशन है वो कितना है, तो 27% है। और जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में वो कितना है, 10% है। जनरल कैटेगरी को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है वो ध्यान रखना आर्टिकल 16 ब्रैकेट में 6 में दिया गया है, ठीक है। और वुमेन्स के रिजर्वेशन की बात करें गवर्नमेंट जॉब में, वुमेन्स को रिजर्वेशन है वो कितने प्रतिशत है, 30%, 30% दिया गया। और भारत का फर्स्ट स्टेट बिहार है। इस बिहार में अभी हाल ही में वुमेन्स को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है वो कितना दे दिया गया है, 35% दे दिया गया है। तो ये होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर होगा आर्टिकल 16(4)A होगा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मैन डिक्लेयर द रिनोवेंस इज द इंडियन सिटीजनशिप अंडर। भारत का कोई भी नागरिक के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। तो देखो नागरिकता के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, महत्वपूर्ण एक्ट यही है, सिटीजन एक्ट 1955। और इस एक्ट के तहत क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता क्या कर सकता है, त्याग सकता है। अब इसमें देखो बात करें तो इसमें बात ये बनती है, पहली बात तो ये है कि जो 1935 का एक्ट है इसमें टोटल धारा कितनी है, तो टोटल धारा थी इसमें 14, और इसके धारा 8 के तहत कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता क्या कर सकता है, त्याग सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार चेंज किए गए हैं, तो अब तक 6 टाइम क्या किया गया है, इसमें चेंज किया गया। फर्स्ट टाइम इसमें चेंज किया गया था 1986 में, सेकंड टाइम इसमें चेंज किया गया था 1982 में, थर्ड टाइम 2003 में किया गया, फोर्थ टाइम किया गया था 2005 में किया गया, उसके बाद किया गया इसमें 2015 में, और अभी हाल ही में 2019 में, जिसमें आप CCA वगैरह पढ़ते हो वो इसके तहत है। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में टोटल धाराएं थी वो 14 थी, और इसके धारा 8 सेक्शन 8 के तहत आप भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हो, आप त्याग सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रावधान की बात करता है। तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की जाए तो पहला फर्स्ट पॉइंट तो आपको इसमें ध्यान रखना है, 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012
1970 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012, वैसे 2011 में किया गया था और 2012 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसके तहत काम की बात यह है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। इसके तहत भारतीय संविधान का भाग 9 बी जोड़ा गया था और भाग 9 बी का संबंध किससे है, तो सहकारी समितियों से। आर्टिकल 43 बी ऐड किया गया था और इसके तहत आर्टिकल 243 जेड एच से आर्टिकल 243 जेड टी तक क्या जोड़े गए, आर्टिकल जोड़े गए और इनमें सब में सहकारी संस्थाओं कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की बातें की गई है। तो देखो इसका क्वेश्चन होगा आर्टिकल 243 जेड एच टू जेड टी तक इसका प्रोविजन किया गया। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या की गई है, स्थापना की गई। तो भारत का प्रथम जो स्टेट है वो कर्नाटका स्टेट है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या की गई है, स्थापना की गई है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अपना। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की रक्षा करता है। Which article of the Indian Constitution protects the monuments or palace and artistic and historical importance। मतलब कौन सा अनुच्छेद है वो क्या करता है, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थल है, स्मारक है, इनके संरक्षण की बात करता है। तो देखो आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 के तहत जो भी नेशनल इंपोर्टेंस के जो भी प्लेस है, मूवमेंट्स है, हिस्टोरिकल्स है, उनका क्या किया गया है, संरक्षण किया गया। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जो आगरा की तेल रिफाइनरी बंद की गई है वो किस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए बंद की गई है, तो आर्टिकल 49 के तहत इसको बंद किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following member article of Indian Constitution prohibit forced labor, prevents of exploitation। भारतीय संविधान का नियम से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंध करता है और शोषण को रोकता है। देखो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, राइट टू जो एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 23 में 24 में। आर्टिकल 24 में वो बाल श्रम है, मतलब 14 ईयर से कम वर्ष के बालक जो काम करते हैं उस पर रोक किसके तहत है, 24 के तहत। आर्टिकल 23 के तहत ध्यान रखना है, इसमें दो बातें हैं। एक तो इसमें बात की गई है फोर्सेड लेबर की बात की गई, किसकी, फोर्सेड लेबर या बालात श्रम बोल सकते हैं। मतलब ऐसा बालात श्रम या फोर्सेड लेबर का अर्थ होता है कि ऐसा कार्य जिसके बदले में क्या नहीं दी गई हो, सैलरी नहीं दी गई हो। जैसे राजस्थान में प्रचलित दास प्रथा है, सैलरी सिस्टम है, या कर्नाटक में प्रचलित देवदासी प्रथा है, उन सब पर किसके तहत है, आर्टिकल 23 के तहत क्या लगाया गया है, रोक लगाई। या बोल सकते हैं जो मानव व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उस पर भी रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई गई, 23 के। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, आर्टिकल 23 होगा। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में प्रचलित दास प्रथा सैलरी सिस्टम है, उस पर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई गई है, तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एज ऑफ द ईयर 2023 तो देयर आर ए यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। वर्ष 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब आपको यूटी से समझना है। तो वर्तमान में इंडिया में टोटल कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 क्या है, स्टेट है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी और स्टेट के नाम चेंज इनमें जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है, तो आर्टिकल 3 में इनका क्या किया गया है, प्रयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th नंबर का, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखो फर्स्ट बात तो यह है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया, तो 1976 में किया गया था।
इसके तहत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा जोड़ा गया, तो पार्ट 4A ऐड किया गया था। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया था, तो 51A ऐड किया गया। और इसमें कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। अब आगे बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिए गए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रसिया से लिए गए हैं। रसिया से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, तो कमेटी की बात की जाए तो कमेटी आती है सरदार सौरन सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। अब वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। सरदार सवर्ण सिंह जो कमेटी थी इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटी की रिकमेंडेशन की थी और ऐड कितनी की गई, 10। प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। 11 नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब जोड़ी गई, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत क्या की गई, ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ प्रोवाइडेड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 41 है वो ये कहता है कि जैसे कोई डिसेबल्ड है, कोई ओल्ड एज है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन लोगों के लिए क्या करेगा, राज्य काम उपलब्ध करवाएगा। काम की बात बोल सकते हैं या वर्क उपलब्ध करवाएगा। एजुकेशन की बात कर सकते हैं, क्या उपलब्ध करवाएगा, एजुकेशन उपलब्ध करवाएगा। और लोक सहायता, पब्लिक ऑर्डर की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पब्लिक ऑर्डर की बात की गई है। तो आर्टिकल 41 के तहत जो भी है, मतलब बीमार है, कोई बुजुर्ग है, उनके लिए राज्य काम, वर्क की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई, पब्लिक ऑर्डर मतलब उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है, मतलब विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन emphasizes on the participation of the works in the मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की जो भागीदारी है, कार्मिक बोल सकते हैं या श्रमिक आ सकता है, एक ही बात, की भागीदारी पर बल देता है। तो आर्टिकल 43B की बात की। देखो आर्टिकल 43 है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड किया गया था और इसके तहत क्या किया गया था, 1976 में ऐड किया गया था आर्टिकल 43B। और इसके तहत जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में कार्मिकों की जो भागीदारी है, एम्प्लॉय की जो पार्टनरशिप है, वो क्या की गई, निश्चित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है, विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स emphasize on the equality of opportunity in matters of the public employment। मतलब रोजगार में अवसर की समानता की बात की गई। देखो रोजगार में आर्टिकल जो 14 है वो तो कहता है कानून के समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 है सार्वजनिक स्थानों से, पब्लिक पैलेस से। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की बातें की गई है, मतलब सीधी सी बात है, छुआछूत की बात करता है।
आर्टिकल जो 16 है वो रोजगार की बात करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 16 होगा। आर्टिकल 16 के तहत लिखा गया है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनमें सभी को अवसर की क्या होंगी, समानता होगी। हालांकि इसी के आर्टिकल 16 जो क्लोज 4 है उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, आरक्षण गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो 16 ब्रैकेट में 4 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राज्य के नीति निर्देश तत्व निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। देखो इसमें ध्यान रखना, फ्रांस के मानवाधिकार घोषणा पत्र से है, गांधीवाद विचारधारा गांधी आइडियोलॉजी से क्या है, प्रभावित है। अब इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है उसका आधार 1935 का अधिनियम, किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किससे प्रभावित है, मतलब इफेक्टिव किससे है, तो इफेक्टिव की बात की जाए तो किससे है, गांधीवादी विचारधारा से। गांधीवादी विचारधारा की जैसे आप बात करोगे, जैसे आर्टिकल 53 में लिखा गया है, 43 में लिखा गया है कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है। गांधी जी कुटीर उद्योग को क्या देते थे, बढ़ावा देते थे। जैसे आर्टिकल 40 की बात करें तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत की बात की गई आर्टिकल 14 के गांधी जी के विचार से। आर्टिकल 43 की बी की बात करें तो सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाए। आर्टिकल 47 जैसे मादक पदार्थों पर, डेंजरस ड्रग पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। ये सारे किससे मेल खाते हैं, तो गांधी जी की विचारधारा से मेल खाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गांधी जी की विचारधारा, गांधी आइडियोलॉजी की बात की। तो 3 क्वेश्चन तो 1935 के एक्ट से, आयरलैंड से और गांधी जी की विचारधारा से बातें की गई है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है वो है 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल अडल्ट सरपेज मतलब वयस्क मताधिकार अप्लाइज इट टू इंडियन सिटीजन फ्रॉम द एज ऑफ, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु भारतीय नागरिक पर लागू है। मतलब क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक कितने वर्ष का होने पर वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपकी एज कितनी हो जाती है, 18 वर्ष हो जाती है, तो आप क्या दे सकते हो, वोट दे सकते हो। इसमें देखो काम की बात की जाए, अडल्ट सरपेज की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में किया गया था और इसके तहत वोटर्स की एज है वो रिड्यूस करके कितनी कर दी गई, 21 ईयर से 18 ईयर कर दी गई। इस समय एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के शासनकाल में वोटर्स की एज है 21 ईयर से रिड्यूस करके कितनी कर दी गई, 18 ईयर कर दी गई। एक आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो वोट देने का अधिकार है, राइट है, वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 326 के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट देने का अधिकार, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं, ये एक क्या है, वैधानिक अधिकार है। स्टैट्यूटरी क्या है, एक्ट है। वैधानिक बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, स्टैट्यूटरी राइट बोल सकते हो। मतलब ये कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो जो मतदान का अधिकार होता है वो क्या नहीं है, वैधानिक अधिकार है, एक मूल अधिकार अपना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इन विच द ईयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो ये 2019 में। देखो 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी, सेक्शन जो 370 था उसको समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई। अब देखो इसमें काम की बात यह है कि 31 अक्टूबर डेट क्यों ली गई, क्योंकि भारत का एकीकरण जो करता था, इंटीग्रेशन जो करता था वो कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कब आता है, तो 31 अक्टूबर को आता है और एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण 31 अक्टूबर को ये किया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्या बना दिए गए, केंद्र शासित। एक क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए, तो जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए वो 26 अक्टूबर 1947 को किए थे। ठीक है, मार्जिन लेटर पर हस्ताक्षर कब किए, तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर है वो भारत का क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन। कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन है किसने किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ की बात की गई। देखो इसमें कानून के शासन की बात करें या विधि का शासन है, फर्स्ट पॉइंट तो ये बनता है कि विधि का शासन का आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 14 की ये बात करता है। आर्टिकल 14 में कानून के समान संरक्षण के प्रावधान की बातें की गई है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की बात की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बातें की गई है। अब देखो कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ क्या है, एक बुक का नाम है। पहली बात तो ये समझना ये क्या है, बुक है, ठीक है। और ये बुक है वो किसने लिखी थी, तो एक ब्रिटेन के एडवोकेट थे जिनका नाम था एवी डाइसी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रूल ऑफ लॉ, और ये रूल ऑफ लॉ का अवधारणा है वो भारत में ब्रिटेन से ली गई। आर्टिकल 14 इसका क्या है, बेस। अब इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन और है। आइंस्टीन क्या है, तो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। सीके दफ्तरी ध्यान रखना है, भारत के प्रथम क्या थे, ये सोलिसिटर जनरल थे। क्वेश्चन आए कि भारत के फर्स्ट सोलिसिटर जनरल कौन थे, तो फर्स्ट सोलिसिटर जनरल कौन थे, तो सीके दफ्तरी थे, ठीक है। AK सेन या इसका नाम होगा SK सेन, सुकुमार सेन बोलना है इसको, क्या बोलना है, सुकुमार सेन। और सुकुमार सेन कौन थे, तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। तो ये हो गया अपना 14 नंबर का क्वेश्चन। तो कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ का आधार आर्टिकल 14 है। ये पुस्तक ब्रिटेन के एक वकील डाइसी ने लिखी थी और उसी के आधार पर दुनिया में आज ये कानून चल रहा है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिक राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब आर्टिकल 19 द्वारा गारंटी कृत 6 जो अधिकारों को निम्नलिखित में से आधारों से निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो देखो इस बात को थोड़ा सा अपन को ठीक से समझना है। ठीक से ये समझना है कि आर्टिकल 352 की बात करता है। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल जो इमरजेंसी है वो कितनी कंडीशनों में लगाई जा सकती है, तो नेशनल इमरजेंसी वो 3 कंडीशनों में लगाई जा सकती है। एक है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल इरिगेशन, और एक कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह आर्मिड रिबेलियन। आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे वर्ड को वर्तमान में हटा दिया गया। तो फर्स्ट 3 आधार है जिनके आधार पर बेस पर क्या कर सकते हैं, 3 सर्कमटेंस के आधार पर आर्टिकल 352 का यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट काम की बात करें तो नेक्स्ट काम की बात ये बनती है इसकी कि आर्टिकल 352 लिखता है कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 के प्रोविजन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। मतलब आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की जो फ्रीडम्स है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पर उसमें यह भी लिखा है कि सशस्त्र विद्रोह को लेकर यदि आर्मिड रिबेलियन को लेकर नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो आर्टिकल 19 के जो प्रोविजन है वो समाप्त नहीं होते। तो देखो एक तो सशस्त्र विद्रोह को लेकर अनुच्छेद 352 के प्रावधान आर्टिकल 19 के जो प्रोविजन है वो समाप्त नहीं होते, और आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे वर्ड का यूज किया गया नहीं। तो इसमें 2 आधार हो गए, एक वॉर हो गया, एक एक्सटर्नल क्या हो गया, इरिगेशन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में क्या लगा, आर्टिकल 19 के जो 6 फ्रीडम्स है वो क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस।
भारतीय संविधान के निवेश किस अनुच्छेद में के अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? मतलब रिलीजियंस की बात की गई है। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? सॉरी 6 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। 6 क्या है? मूल अधिकार है। जैसे 6 मूल अधिकारों में बात करें तो फर्स्ट जो अधिकार आता है वो अपना आता है राइट टू इक्वलिटी की बात की गई। किसकी बात करता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। और राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। सेकंड बात करें तो आर्टिकल सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 तक है। थर्ड की बात करें तो आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई। किसकी बात की? शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई। और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है? 23 से 24। और फोर्थ नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और रिलीजन की स्वतंत्रता का उल्लेख है आर्टिकल 25 से 28 तक किया गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 25 से 28 तक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अपना बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 17 नंबर का। राज्य की लोक सेवकों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स ऑफ सेपरेट ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। दिस हैज बीन मेंशन अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो सीधी सी बात है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 की बात करता है। आर्टिकल 15 में है जो किसको? कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया? सॉरी, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, या एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से क्या किया गया है? अलग किया गया। सीधी सी बात है। आर्टिकल जो 15 आता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में किया गया है? तो पार्ट 4 में किया गया। तो ये हो गया। एक कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा या पृथक्करण बोल सकते हैं या पार्टीशन बोल सकते हैं, वो भी किस आर्टिकल के तहत है? तो 50 के तहत है, क्योंकि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जो अलग है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो 50 में किया गया है। वैसे शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 शेड्यूल 7 में भी किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बातें की गई है, परंतु इसके हिसाब से आर्टिकल 50 की बात करता है। आर्टिकल 50 है वो फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 80 नंबर का क्वेश्चन आता है। 80 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल व अचल संपत्ति स्वामित्व अर्जन करने का अधिकार। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए मेंशन दैट एवरी रिलीजियस कम्युनिटी और क्लास शैल हैव द राइट टू ओन द एक्वायर्ड मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। चल व अचल संपत्ति बोल सकते हैं, मूवेबल व इनमूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या जंगम में स्थावर क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि आर्टिकल जो 26 है, आर्टिकल 26 में इसके प्रोविजन की बातें की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल देखो 26 में सरेस 26 है। 26 से इसमें क्या दे रखे हैं? क्लोज दे रखे हैं। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 26 के क्लोज क्या है? आर्टिकल 26A ये कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है? धार्मिक संस्थाओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूट की क्या करता है? एस्टैब्लिश की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 26A करता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। 26B है वो कहता है कि इन धार्मिक संस्थाओं का क्या किया जाएगा? मैनेजमेंट की, इनका जैसे मैनेजमेंट की बात की जाए
कि इनकी आरती कौन करेगा, कितनी बजे करेगा, कैसे क्या होगा, ये सारा मैनेजमेंट है, ये किस में आता है, तो 26B में आता है। एस्टैब्लिश, मंदिर मस्जिद जो भी बनाना चाहते हो, इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा। आर्टिकल 26 में कहता है कि इसके तहत क्या कर सकते हो आप, मूवेबल व इनमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो सी है वो किसकी बात करता है, प्रॉपर्टी की बात करता है, प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है, अचल व अचल संपत्ति है वो किस आर्टिकल के तहत, 26C के तहत आप क्या कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। और फोर्थ ये कहता है, डी पॉइंट ये कहता है, 26D ये कहता है कि इस संपत्ति का आप क्या कर सकते हो, समुचित प्रिपेयर रूप से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो विदाउट किसी गवर्नमेंट की परमिशन से। तो ये आर्टिकल 26 में 4 क्या है, क्लोज। एसएससी देखो आजकल क्लोज पर बहुत चल रही है, तो क्लोज का भी आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडमेंट बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मूल सूची में कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल की किस सूची में, कितनी सूचियों में परिवर्तन किया गया। तो इसमें ज्यादा नहीं है, एक सूची में इसमें क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया। आर्टिकल 38 में इसमें क्या किया गया था, चेंज किया गया था। आय की असमानता को कम करेगा, मतलब राज्य है वो क्या करेगा, आय की जो असमानता है या इनकम की जो इनइक्वालिटी है, इनकम की इनइक्वालिटी है उसकी बात की गई। इनइक्वालिटी की बातें की गई है कि राज्य है वो आय की असमानता को क्या करेगा, कम करेगा। एक क्वेश्चन देखो एसएससी यहां से ये भी पूछ सकती है कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 में किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कितने आर्टिकल ऐड किए गए थे। तो ध्यान रखना कितने आर्टिकल ऐड किए गए थे, तो 4 आर्टिकल ऐड किए गए थे। एक आर्टिकल ऐड किया गया था 39A, एक कैपिटल है ध्यान रखना। एक किया गया था आर्टिकल 39F, एफ स्मॉल है ध्यान रखना है। एक आर्टिकल 43A ऐड किया था जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में एम्प्लॉय की पार्टनरशिप निश्चित की गई। और आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A कहता है राज्य पर्यावरण संरक्षण करेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात। तो ये 4 तो किस में ऐड किए गए थे, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 44 द्वारा कितने ऐड किए गए थे, तो एक ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे कम समय सेवा तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। कम समय तक, हाउ अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विसिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें बड़ी अच्छी बात ध्यान रखना, कई कंफ्यूजन है यहाँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल वाले, शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार के लिए कितने दिन, 13 दिन बने, पर अटल बिहारी वाजपेयी टोटल 3 बार 3 टाइम क्या लेते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो इनका कार्यकाल, अब देखो सेवा, कार्यकाल नहीं पूछा इसने, क्या पूछा है, सेवा, सर्विसिंग की बात की गई। तो इसने सेवा बहुत लंबे समय तक दी थी। 1996 में 30 दिन के लिए, और इसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, फिर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं थे, लगभग देखा जाए चौधरी चरण सिंह का तो 5 मंथ और 17 डे तक क्या रहे थे, ये देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो 6 मंथ और लगभग अपन बात करें 6 मंथ 20 डे तक देश के प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे, जो चंद्रशेखर रहे थे। तो एक चरण सिंह हो गए, एक चंद्रशेखर हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी होगा।
अब गुलजारी लाल नंदा है वो एक तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, एक क्या बने थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, एक्टिंग पीएम बने थे, और ये 2 बार बने थे 13-13 दिन के लिए। तो सबसे कम सेवा तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल वाले शॉर्टेस्ट टेन्योर पूछे तो आंसर क्या करना है, अटल बिहारी वाजपेयी। और बाकी देखो ऑप्शन के हिसाब से, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा दोनों ही नहीं थे तो आंसर क्या कर लेना है, चौधरी चरण सिंह कर लेना है। तो सबसे कम सेवा तक गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद कौन, चंद्रशेखर। सबसे कम कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड कौन आता है, चौधरी चरण सिंह, और थर्ड कौन आता है, चंद्रशेखर आता है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर अपन को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्रवाई से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीजिंग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्रवाई से संबंधित है, ध्यान रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, पार्ट जो 5 है, उस पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक यूनियन गवर्नमेंट का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 52 से 151 तक किसका मेंशन किया गया है, तो यूनियन गवर्नमेंट का मेंशन किया गया है। अब इसका जो पार्ट 5 में है, चैप्टर कितने हैं, तो इसमें चैप्टर 3 है। कितने चैप्टर हैं, सॉरी चैप्टर कितने इसमें, तो चैप्टर इसमें ध्यान रखना 5 चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में चैप्टर कितने हैं, 5 है। और चैप्टर जो सेकंड आता है, सेकंड है, उसमें किसका मेंशन किया गया है, तो पार्लियामेंट का क्या किया गया है, मेंशन किया गया है चैप्टर सेकंड में। और चैप्टर सेकंड है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल थे, आर्टिकल 79 से 122 तक किसका मेंशन किया गया है, तो पार्लियामेंट का मेंशन किया गया है। या ऐसा भी दे सकता है विधायिका का मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 79 से 122 तक है वो संसद का उल्लेख है, विधायिका का उल्लेख है। और देश में कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। विच आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो देखो पहली बात तो यह है कि 2 आर्टिकल है, एक 54 और एक 55, दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 55 वो निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन सिस्टम की बात करता है। और आर्टिकल 54 है वो किसकी बात करता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, मतलब निर्वाचन मंडल की बात करता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में 2 व्यक्ति वोट देते हैं, एक तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक वो देता है एमएलए। संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2 कैंडिडेट क्या देते हैं, वोट देते हैं। इसका मेंशन आर्टिकल 54 में। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 54 निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा हो गया, तो 54 हो गया। और 55 है वो इलेक्शन सिस्टम की बातें करता है। नेक्स्ट काम की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक किसका उल्लेख है। तो देखो भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है, पहली बात तो इसमें चैप्टर कितने हैं, तो इसमें चैप्टर 5 है, ध्यान रखना कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर है। और चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में है आर्टिकल 52 से 78 तक। और इसमें किसकी बात की, केंद्र की कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव की बात की गई।
अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में संघ की कार्यपालिका या देश की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है 52 से 78 तक। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये किस में है तो आर्टिकल 280। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किस में तो आर्टिकल 368 और नेशनल इमरजेंसी है वो किस में तो आर्टिकल 352। तो संघ की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन है वो किस में है तो पार्ट 5 का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में आर्टिकल 52 से 78 तक आते हैं और इसमें किसकी बात की गई है कार्यपालिका की बातें की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल विद भारतीय संविधान का भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 से संबंधित है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान का जो भाग 11 है पार्ट 11 है उसमें ध्यान रखना है। पार्ट 11 का जो मेंशन है वो कहां से कहां तक है तो आर्टिकल 245 से 263 तक इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। और पार्ट 5 में है, पार्ट 11 में है जो चैप्टर कितने हैं तो इसमें चैप्टर ध्यान रखना है कितने हैं 2 चैप्टर है। चैप्टर जो फर्स्ट है वो है आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक और आर्टिकल चैप्टर सेकंड है जो कहां से कहां तक है तो चैप्टर सेकंड है 256 से 263 तक है। तो एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि पार्ट 11 में चैप्टर कितने हैं तो बेस्ट क्वेश्चन तो पार्ट 11 का मेंशन किससे है तो आर्टिकल 255 से 263 तक है। पार्ट 11 में चैप्टर कितने हैं तो चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट है वो 245 से 255 तक है और चैप्टर सेकंड है वो 256 से 263 तक है। अब इसमें बात करते हैं, पहली बात इसमें मेंशन किसका है तो केंद्र राज्यों के विधायी व प्रशासनिक संबंध है, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात की गई है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें किसकी बात की गई है तो विधायी संबंधों की बात की गई, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की गई। तो लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है वो आर्टिकल 245 से 255। तो केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंधों की बात, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात किसमें है तो आर्टिकल 245 से 255 है। और केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन की बात की जाए तो 256 से 263 तक किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता, हाउ मेनी मेंबर ऑफ देम नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। तो इसमें सीधी सी बात है 12 मेंबर क्या करता है राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है। ध्यान रखना राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं तो 250 हो सकते हैं। 250 में से इस प्रकार से डिवाइडेशन है 238 मेंबर इलेक्टेड हो सकते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेटेड हो सकते हैं। आर्टिकल जो 80 है, 80 के ब्रैकेट में 1 है, 1 के ब्रैकेट में एम में लिखा है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे 238 होंगे। और आर्टिकल जो 80 है, 80 के ब्रैकेट में 1 है, 1 के ब्रैकेट में बी में लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर क्या करेगा नॉमिनेटेड करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 12 सदस्य क्या करेगा राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना आर्टिकल 80 के ब्रैकेट में 3 में लिखा गया है कि इन सदस्यों का संबंध किससे होना चाहिए, रिलेशन किससे होना चाहिए। तो आर्ट से हो सकता है, लिटरेचर से हो सकता है, साइंस से हो सकता है और सोशल सर्विस, इसके अलावा कोई वर्ड यूज नहीं है। और ये प्रोविजन भारत में कहां से लिया गया है तो ये प्रोविजन भारत में आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट काम की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 123 द पावर ऑफ मेक ऑर्डिनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो देखो सेंट्रल लेवल पर ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है वो प्रेसिडेंट को दिया गया। किस आर्टिकल के तहत दिया गया तो 123 के तहत दिया गया। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। फर्स्ट बात तो है कि प्रेसिडेंट किन सूची के विषयों पर जारी कर सकता है तो एक तो यूनियन,
लिस्ट और एक कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट बोल सकते हैं या समवर्ती सूची, और ये कौन सी होगी? संघ सूची। संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 120 तरीके का। और 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई है? तो राज्यपाल को दी गई है, गवर्नर को दी गई। 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है और 120 तरीके के तहत राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर दिया गया। एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया? तो 1935 का जो अधिनियम है उससे राष्ट्रपति के अध्यादेश का क्या लिया गया है? प्रोविजन लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन प्रोविड्स देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें ध्यान रखना, आर्टिकल देखो 62 से लेकर, बेस्ट पॉइंट तो 63 से लेकर 69 तक किसका प्रोविजन है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। तो देखो 63 से 69 के बीच में कितने आर्टिकल आ रहे हैं? 2 आर्टिकल आ रहे हैं, एक 63 आ रहा है और एक 66 आ रहा है। 63 में है वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर की बात की गई। किसकी बात की गई है? टेन्योर की बात की। और वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है? तो 5 ईयर है। और आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत में एक क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 63 इसका क्या होगा? आंसर होगा। देखो 3 आर्टिकल आपको एक साथ याद करने। एक आर्टिकल है 52, एक आर्टिकल है 63 और एक आर्टिकल है 74। 52 है वो किसकी बात करता है? तो 52 है वो प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात करता है। 63 है वो किसकी बात करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात करता है। और 74 किसकी बात करता है? पीएम। ऐसा भी आ सकता है फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन और थर्ड सिटीजन। इनमें आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने कितने का है? 11 का क्या है? डिफरेंस है। तो आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत में क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब नेक्स्ट काम की बात करें, 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? मतलब पुनर्निर्वाचन या री इलेक्शन की बात की गई है। तो आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के री इलेक्शन या पुनर्निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव किया जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस मामले में, इस मैटर में भारत का संविधान क्या है? मौन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? साइलेंट है। जबकि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए के प्रेसिडेंट का टेन्योर भी ध्यान रखना है, कितने वर्ष का है? 4 ईयर का है। लास्ट आज का अपना 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अब देखो इसमें बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कि सुप्रीम कोर्ट के, पहली बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। बेस्ट पॉइंट तो ये है। और आर्टिकल 124 बी में पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। एक क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना, नियुक्ति करेगा कौन? तो राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 बी के तहत करेगा। और किस मेथड के तहत करता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान रखना है, कोलेजियम पद्धति के द्वारा करता है।
इस कोलेजियम का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या कर देता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या करता है, जस्टिस अपॉइंट करता है। एक तो कोलेजियम जैसे वर्ड का यूज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, ये न्यायपालिका जुडिशरी द्वारा सिस्टम शुरुआत की। क्वेश्चन आया कि कोलेजियम पद्धति की स्टार्टिंग कब की गई भारत में, तो 1993 में क्या की गई, कोलेजियम पद्धति की शुरुआत की। और कोलेजियम शब्द का फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया, वर्ड का यूज की बात करें तो कब किया गया, तो 1998 में, और इसकी स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम कब की गई, तो 1993 में की गई। तो ये आज के 30 क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना।